नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल। मैं हूं आपके साथ अबुल नस्र इकबाल। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज अपनी पहली भारत यात्रा पर गुजरात पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पेन के पीएम सांचेज के साथ मेगा रोड शो किया। इसके बाद दोनों ने मिलकर टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड कैंपस का उद्घाटन किया। इस कैंपस में C-295 विमान बनेंगे। भारत और स्पेन के बीच इसे लेकर पहले ही समझौता हुआ था। पीएम मोदी ने दिवाली के मौके पर भारत दौरे पर गुजरात पहुंचे स्पेन के प्रधानमंत्री सांचेज का गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा कि वो C-295 संयंत्र के उद्घाटन को साझेदारी में एक अध्याय की शुरुआत बताया। प्रधानमंत्री ने दिवाली से पहले गुजरात को 4800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पेड्रो सांचेज जी के उनकी पहली भारत की यात्रा है। आज से हम भारत और स्पेन की पार्टनरशिप को नई दिशा दे रहे हैं। हम C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंधों को मजबूती देने के साथ ही मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है। और देश का सवाल में हम यही सवाल उठा रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या बीजेपी का ब्रांड मोदी का नारा सही है? क्या वाकई दुनिया में ब्रांड मोदी की छवि एक बन गई है? क्या मोदी सरकार में विदेशों से आर्थिक व्यापार में बढ़ोतरी हुई है? दुनिया में भारत की धाक जमाने में प्रधानमंत्री मोदी का कितना अहम रोल है? ये तमाम सवाल हम उठा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान बन गए हैं। अनुरुद्ध प्रताप सिंह हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर अजय उपाध्याय हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। AK मिश्रा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। शरद कोहली जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं। और JK त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, पूर्व राजदूत हैं। अनुरुद्ध प्रताप सिंह जी, जब आप कहते हैं ब्रांड मोदी, उसके कितने मायने होते हैं और कितने व्यापक मायने होते हैं, जरा पहले ये बताइए। इकबाल जी, सभी मेरे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। ब्रांड मोदी का मतलब ये होता है राष्ट्रीय सुरक्षा, ब्रांड मोदी का मतलब ये होता है महंगाई में कमी, ब्रांड मोदी का मतलब रोजगार, ब्रांड मोदी का मतलब होता है कि पूरे विश्व में भारत का एक इकबाल कायम होना, जो कि पहले के समय की अपेक्षा भारत की आज भी आर्थिक स्थिति देखिए, चाहे विश्व में भारत की परिस्थिति देखिए, हर जगह हम मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। आज अगर हर पूरा विश्व में हर देश अगर किसी के साथ आगे बढ़ के खड़ा होना चाहता है तो केवल भारत के साथ खड़ा होना चाहता है। चाहे आप मूडी को लीजिए, चाहे आप वर्ल्ड बैंक को लीजिए, चाहे आप JP मॉर्गन को लीजिए, चाहे आप IMF को लीजिए, हर किसी के चीफ कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज गति के साथ बढ़ेगी। भारत अपनी सुरक्षा, भारत अपने हित को बहुत ध्यान में तो इसका रखते हुए सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। भारत में तो बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं देश की तरक्की के लिए। इकबाल जी, बहुत सही हमारी इंडस्ट्रीज हैं, हमारे जी बिल्कुल बिल्कुल टेक्नीशियंस हैं। बहुत अच्छा। देखिए, यही ब्यूरोक्रेसी थी, यही इंडस्ट्री थी, यही लोग हैं, सब लोग हैं। ऐसा नहीं भारत में किसी काबिलियत की कमी है। भारत के अंदर अगर CEO डेवलप करता है तो भारत के अंदर ITI के भी लोग हैं, IIT के भी लोग हैं। लेकिन होता क्या है, एक लीडरशिप चाहिए जो उनको इंथुसाइज्ड करे कि आपके अंदर वो क्षमता है, आप देश का विकास कर सकते हैं और देश का नाम और परचम फहरा सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। लोगों के अंदर वही सब लोग हैं। एक समय था कि भारत में अगर कहीं भी शास्त्री भवन, कृषि भवन जाके देखिए तो 11 बजे तक लोग ऑफिस नहीं आते थे। आज वही लोग हैं, कोई दूसरे लोग नहीं है। आज 9 बजे सब लोग पंचिंग करते हैं। आज अगर देखिए भारत का इन्फ्लेशन अगर देखिए तो पूरे विश्व में कोरोना में लोग कहते थे भैया कि ये फलानी कंट्री है, धमकानी कंट्री है, वो तो है। भारत में वर्ल्ड बैंक ठीक है, चलिए अजय जी से एक वक्तव्य ले लूं मैं। अजय जी कैसे देखते हैं, उनकी पार्टी कैसे देखती है, कांग्रेस पार्टी ब्रांड मोदी का जो एक नारा है उसको कैसे देखते हैं अजय जी आप? इकबाल भाई ठीक कह रहे हैं। ब्रांड मोदी का एक नारा है जो भाजपा वो नारा देती है। नारे भाजपा लगातार देती रहती है, अलग अलग तरीके से देती है, ब्रांड बनाने की बात करती है। लेकिन सच्चाई और ब्रांड में दोनों में डिफरेंस क्या है वो पूरा देश जानता है कि भारत का ब्रांड पूरे विश्व में है।
उस भारत के ब्रांड को खराब करने का प्रयास कहीं ना कहीं आज के समय में मैं देख रहा हूं। जिस तरह से आंतरिक विद्वेष पैदा करके, धार्मिक उन्माद पैदा करके, सांस्कृतिक के संबंधों को तोड़ने का प्रयास करके और वैश्विक स्तर पर पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को कहीं ना कहीं छत विछत करने का प्रयास इस सरकार ने लगातार करने का काम किया है। पड़ोसी देशों के साथ संबंधों की बात करूंगा मैं तो नेपाल, भूटान, बर्मा, श्रीलंका से लेकर के, और ठीक है चाइना से संबंध जरूर भावनात्मक है मोदी जी के व्यक्तिगत, शी जिनपिंग के साथ उनके व्यक्तिगत रिलेशन है, पर परिस्थितियां और यथार्थ में बॉर्डर में 4 साल तक जो परिस्थिति रही है, कोई घुसा हुआ नहीं है का प्रमाण पत्र इन्होंने दिया, जिसके कारण ये 4 साल तक ये विवाद चला है। और अभी भी बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है हमारे पक्ष में नहीं है। $101 बिलियन का जो है कहीं ना कहीं चाइना के फेवर में चला गया है, ये सबने देखा है। आर्थिक परिस्थितियों की बात करें तो ये बात भी सच है कि मोदी जी लीडरशिप तो देते हैं, लेकिन लीडरशिप एक अपने मित्र को सबसे ज्यादा देते हैं वैश्विक स्तर पर। श्रीलंका से लेकर बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया तक के जो संसद है वहां हंगामा मचता है जब वो अपने एक मित्र को ले जाकर के ठेका दिलाने की बात करते हैं। यहां तक कि नैरोबी और नाइजीरिया जैसे देशों में भी वो ठेका दिलाने की के लिए कभी वो आगे जाते हैं और पीछे से उनके मित्र जाते हैं, या विदेशी सरकारों के साथ एक ब्रांड अडानी बन करके वो विश्व में अपने आप को स्थापित करते हैं। मुझे लगता है भारत का प्रधानमंत्री लेकिन ये बात तो मानेंगे विश्व पटल के पर प्रति पूरी श्रद्धा इंटरनेशनली, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के पद पर आकर वैश्विक स्तर की बात मैं कर रहा हूं। आपने देखा अभी क्या हाल है, पूरा हम घूम रहे हैं हर जगह, लेकिन सच्चाई तो यही है कि वैश्विक स्तर पर आज भी हमारी जो पहचान जो रही है उस पहचान पर कई बार संकट मंडराने लगता है, तब जब मोदी जी खुद ही नहीं समझ पाते कि डिप्लोमेसी क्या होती है वैश्विक स्तर पर। डिप्लोमेसी का मतलब एक बार आप कूद करके एक तरफ चले जाते हैं, 2 दिन बाद दूसरी तरफ चले जाते हैं, सीरियस लेना बंद कर दिया। किस घटना का जिक्र कर रहे हैं आप? यूरोपियन देश एक कभी भारत को अपनी पहचान थी, आप कभी रसा के साथ, कभी यूक्रेन के साथ, कभी हमास के साथ, कभी फिलिस्तीन के साथ, कभी इजराइल के साथ। ये डुलमुल की नीति जो है, इस नीतियों के कारण भी भारत को जो है जो पहचान एक उदारवादी लोकतांत्रिक सबसे विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पद्धति में हम जीने वाले लोग हैं, हमारी पहचान वो है, उस पहचान पर संकट न आए, ये हम चाहते हैं। और मोदी जी ठीक है अपना ब्रांड बनाए, लेकिन भारत के ब्रांड बड़ा है। चलिए मैं और लोगों के भी कमेंट ले लूं, मैं और लोगों के भी कमेंट ले लूं अजय जी, फिर मैं आपके पास आऊंगा और वही सवाल जो आपने उठाए हैं वो मैं अनुरुद्ध जी से पूछूंगा। मेरे साथ AK मिश्रा जी भी हैं, शरद कोहली जी भी हैं, एक JK त्रिपाठी जी भी हैं। JK त्रिपाठी जी, आप कैसे देखते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक भारत की छवि अब बन रही है, क्या उसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है इन 10 सालों में, अगर खास तौर से हम बात करें? देखिए इकबाल जी, किसी भी देश की जो इमेज बनती है वो उस देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रगति के कारण बनती है। और किसी भी लोकतंत्र में, चाहे वो मोदी के टाइम का रहा हो या मनमोहन सिंह के टाइम का रहा हो या राजीव गांधी के टाइम का रहा हो, किसी भी लोकतंत्र में अगर देश फेल होता है या देश सक्सीड करता है तो उसका श्रेय उसके नेता को दिया जाता है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर देश में प्रगति हो रही है तो मोदी जी को श्रेय दिया जा रहा है। हाँ, ये बात विवादास्पद हो सकती है कि इसमें मोदी जी का कितना हाथ है और कितना देश के और लोगों का हाथ है। आप क्या मानते हैं? लेकिन मैं एक दो चीजें, देखिए मैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे ज्यादा नहीं जानता, मैं उसमें एकदम अनपढ़ हूँ, लेकिन जो मैं उपाध्याय जी ने कहा है मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ उनको। 5-4 चीजें उपाध्याय जी ने कही। एक तो पड़ोसी के साथ हमारे संबंध बुरे हैं। आप बताएं नेपाल के साथ हमारे संबंध कब से बुरे होने शुरू हुए थे? आपको पता है 1975 से। और 1989 में क्या हुआ था, 2000 में क्या हुआ था, ये शायद आप नहीं जानते। आप ये कह रहे हैं कि कभी हम इस पाले में चले जाते हैं, कभी इस पाले में। मान्यवर डेमोक्रेसी में एक सबसे बड़ी चीज हम लोगों को शुरू में ये ट्रेनिंग में सिखाई जाती है कि देयर आर नो परमानेंट बेड फेलोज इन डिप्लोमेसी। आपका राष्ट्रीय हित जहां जिससे सध रहा हो उससे आप वो करते हैं, संबंध बनाते हैं। रही बात ये कि कभी इजराइल के कभी हमास के, तो हमने देखे इजराइल और फिलिस्तीन दोनों का एक साथ समर्थन किया है। ये नहीं हमने कभी ये नहीं कहा कि नहीं इजराइल सही है और हमास गलत, फिलिस्तीन गलत है, फिलिस्तीन सही और वो गलत है। दूसरी चीज,
मैं अपने अनुभव से बता देता हूं उपाध्याय जी, मैंने 3-4 प्रेसिडेंशियल प्राइम मिनिस्टीरियल विजिट देखी है कि इस विजिट से पहले, इस प्रधानमंत्री से पहले हर प्रधानमंत्री अपने साथ बड़ा बिजनेस डेलीगेशन लेके जाता था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लेके गए। और रही बात, आपको मैं बताऊं, 1972 में ये बहुत प्रचलित था मुहावरा कि भारत सरकार की जो आर्थिक नीति है वो अंबानी को ध्यान में रख के दी जाती है। और रही बात अडानी को, जिसको आप मित्र कह रहे हैं, मैं मोदी जी का मित्र नहीं हूं, न मैं बीजेपी या कांग्रेस का हूं, लेकिन जिसको अडानी को आप कह रहे हैं, अडानी को 1980s में किसने दिया था पोर्ट बनाने का अधिकार? राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने मान्यवर, मोदी नहीं थे उस वक्त, राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने दिया था, सारे रूल तोड़ करके। अंबानी के लिए रूल तोड़े जाते थे 70s में, ये माना हुआ, वो मानी हुई बात। ठीक है, ये सवाल हम उठाएंगे अजय जी से। अजय जी आऊंगा मैं आपके पास, सही बोल, ठीक है, मैं आऊंगा। शरद कोहली जी हमारे साथ हैं, शरद कोहली जी के पहले पास चला जाए। 10 सेकंड मुझे इनका रिप्लाई त्रिपाठी जी का, चलिए ठीक है, दे दीजिए 10 सेकंड। इतनी निष्पक्षता दिखा रहे हैं त्रिपाठी जी, और त्रिपाठी जी विद्वान व्यक्ति, इनका बड़ा सम्मान मैं करता हूँ। डिप्लोमेसी के क्षेत्र में, फॉरेन पॉलिसी के क्षेत्र में एक्सपर्टाइज भी हैं, ये विदेश सेवा में भी संभवतः शायद रहे हैं। पर ये भी सच है कि जो ये पॉइंट उठा रहे हैं, वही पॉइंट आजकल चल रहा है जो मीडिया भ्रमित किए करती है और अंधभक्त बोलते हैं। तो वाकई आप मोदी जी के तरफ से नहीं है, पर ये भी सच है कि शायद चीजें थोड़ी दिक्कत हो गई है आपको। आप व्यक्तिगत आक्षेप न कीजिए, मीडिया भ्रमित करती है देश में। आपने भी व्यक्तिगत ही बोला है ना, कांग्रेस पार्टी के लिए बोला है। आप निष्पक्षता दिखा रहे हैं, सच्चाई आप व्यक्त नहीं कर रहे हैं। अडानी की बात कर दी तो आपको दिक्कत हो रही है, अंबानी की बात कर दी तो आपको दिक्कत हो रही है। सही कही मैंने। कभी पिछली सरकारों ने, एक मिनट, पिछली सरकारों ने त्रिपाठी जी क्या किसी बिजनेसमैन, इंडिविजुअल बिजनेसमैन को ले जाकर के कहा कि इसको ठेका दीजिए, ऑस्ट्रेलिया में, बांग्लादेश में इसको ये पावर प्रोजेक्ट दीजिए, अफ्रीका के देशों में एक बिजनेसमैन को? ये क्रोनी कैपिटलिज्म है, एक क्रोनी कैपिटलिज्म है त्रिपाठी जी। वो तो सन 1972 की बात बता रहे हैं ना राफेल पर। अजय जी, मैं कुछ बोलूं? 10 सेकंड। राफेल 10 तो हो गया, मैं कुछ बोलूं? ठीक है, त्रिपाठी जी मैं आऊंगा आपके पास। शरद जी से राय ले लेते हैं, फिर मिश्रा जी के पास भी जाऊंगा। ठीक है, अनिल अंबानी को ले गए थे, अनिल अंबानी की कंपनी का क्या नाम है जिसको ठेका दिया गया था मेंटेनेंस का 20,000 करोड़ रुपए का? ठीक है, वो जवाब दे देंगे, वो जवाब देंगे अभी। त्रिपाठी जी जवाब देंगे, मैं पहले शरद कोहली जी का नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, त्रिपाठी जी आऊंगा मैं आपके पास। सर त्रिपाठी जी, दो मेरे पास गेस्ट और हैं, दो जरा मैं उनका वक्तव्य ले लूं। पड़ोसी देशों के साथ भारत के क्या रिलेशन रह गए, मालदीव आंख दिखाता है। चलिए ठीक है अजय जी, शरद जी कितना बड़ा है कारोबार, कितना बड़ा है? ठीक है, इकोनॉमी कितनी बड़ी है, कारोबार कितना बड़ा है? मोदी, ठीक है त्रिपाठी जी, अजय जी, त्रिपाठी जी, अजय जी, त्रिपाठी जी, 2 मिनट शांत रहिए, 2 मिनट शांत रहिए। मेरे साथ 2 गेस्ट हैं सर, त्रिपाठी जी, दो गेस्ट और हैं मेरे साथ, उनके वक्तव्य ले लूं, फिर आपको पूरा मौका दूंगा। हाँ अजय जी, एक मिनट। शरद जी, इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिला? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से दुनिया भर में भ्रमण करता हूं, और मैं इतना जानता हूं कि जब मैं आज से 10 साल पहले जाता था, अजय जी कह देंगे कि ये जो हैं ये अंध भक्त हैं और ये मोदी भक्त हैं, जो इनका टिपिकल टोन होता है। अगर हम, एक अंग्रेजी में कहावत होती है, वी कॉल स्पेड अ स्पेड। अगर जो चीज सामने दिख रही है, अगर $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी 2014 में, 1947 में भारत आजाद हुआ और 2014 तक हम $2 ट्रिलियन के थे। और इंडिया न्यूज के दर्शकों के लिए मैं आसान करके बता दूं, हम लोग डॉलर का प्रयोग ज्यादा करते हैं। $1 ट्रिलियन 84 लाख करोड़ का है आज के डॉलर रेट, थोड़ा बहुत मैंने राउंड ऑफ कर दिया है जी। हम $2 ट्रिलियन के, मतलब 168 लाख करोड़ के हम थे। मैं आज के डॉलर की बात कर रहा हूँ। आज हम करीब $4.25 ट्रिलियन के हैं। तो मैं तो कोई आंकड़ा देखने की जरूरत नहीं है, कोई आलोचना, प्रत्यालोचना, आक्षेप और एक दूसरे पर आक्षेप करने की जरूरत नहीं। अगर हम इतने सालों में, 65 सालों में या 66 सालों में, जितने भी साल 2014 में हुए थे, उसमें हम $2 ट्रिलियन तक आए, और 10 सालों में हम आ गए $4.25 ट्रिलियन। थोड़ा बहुत मैं इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट मान लेता हूं, अगर वो तर्क दिया जाएगा,
तब भी बहुत ज्यादा अंतर पड़ता है। आज हम $800 बिलियन के करीब का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ 8 से 10 करोड़ टैक्स पेयर्स हो गए हैं। मैं अगर अबुल भाई, अगर मैं गिनती गिनाते जाऊं, क्योंकि मैं तो अर्थशास्त्र से आता हूं, आंकड़ों से आता हूं, मैं गिनाते जाऊं तो शायद बाकी किसी पैनलिस्ट को समय नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा आंकड़ों में ना जाकर मैं ये कहूंगा कि भारत ने आज जो अपनी स्थिति पैदा करी है, उसके लिए हमको फक्र होना चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता शरद पार्टी जी, हो, लेकिन चाहे वो एक चीज कांग्रेस हो। मुझे मेरी समझ के लिए आपसे मैं जानना चाहूंगा, और वो ये है कि ठीक है, हम 4.25 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गए हैं, सब चीजें हैं और जी। देश तरक्की कर रहा है, दुनिया में डंका बज रहा है, लेकिन सवाल यह है कि हमारे देशवासियों को उससे क्या फायदा हो रहा है? आज मैं उसी पे आ रहा मैं उसी भी पे आ रहा। 80 करोड़ अगर लोग मुफ्त का राशन ले रहे हैं, जी, आज भी जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो कहाँ है? अगर मैं हम उसी पे आ उसको रहा हूं। कंपेयर करें तो उसमें बड़ा अंतर नजर आता है हमें। अबुल भाई, मैं उसी पे आ रहा हूँ क्योंकि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं आता, मैं उसी पे। आपने पूरी बात जी सुनी नहीं, अभी एक पक्ष से सुनी, तो अजय जी के मन में ख्याल उठ रहे होंगे। जरा मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, उनके मन में भी ख्याल जगाना चाहता हूँ। जो आप बात कह रहे हैं जी ये बिल्कुल सही है, और किसी को हम 10 में से 10 नंबर पहली बात तो हम दे ही नहीं सकते। भारत एक विकासशील देश है, यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं, कार्य प्रगति पर है, पर हम एक तुलनात्मक दृष्टि से बात करते हैं। सबसे बड़ी समस्या इस समय भारत की, आपने जो मुद्दा उठाया कि यहाँ पर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम और वेल्थ है, असमानता है आपकी आय में और आपकी वेल्थ में। कुछ लोग बहुत अमीर हैं और जो गरीब हैं वो बहुत पिछड़ गए हैं। आज हमारा कृषि क्षेत्र आज भी घाटे में है, पूरी तरह से मुनाफे में नहीं है। ज्यादातर किसान भाई हमारे घाटे में है। बेरोजगारी की समस्या आज भी है। खाने पीने की चीजों के इन्फ्लेशन से हम आज भी जूझ रहे हैं। मैं एक इन्फ्लेशन बोलता हूं जिसको हम एटीपी कहते हैं, आलू टमाटर प्याज इन्फ्लेशन। खाने पीने की चीजों के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने स्वयं ये इस बात को स्वीकार किया है कि हम इन्फ्लेशन। तो देखिए, समस्याएं आर्थिक तौर पर तो अमेरिका जैसे देश की भी सारी समस्याएं नहीं सॉल्व हुई, तो हम तो अभी उनसे बहुत पीछे हैं, वो कहां से सॉल्व हो जाएंगे। पर एक तुलनात्मक दृष्टि से जो भी प्रगति भारत ने करी है, अगर 25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर आए हैं, पॉवर्टी को देखने का एक तरीका बदला है कि आप खाली बैंक बैलेंस से मत देखिए, आपको ये देखिए कि गरीबी, आपके पास टॉयलेट है कि नहीं, आपके पास घर है कि नहीं, पानी घर में आता है कि नहीं, बिजली है कि नहीं, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं कि नहीं, आपको न्यूट्रिशन मिलता है। और आपने एक और, अबू भाई, एक बात कही, उसमें मैं थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा आपसे, माफी मांगते हुए और आपकी इजाजत से। जी जी बिल्कुल। 80 करोड़ लोगों को जिनको गरीब कल्याण योजना में अन्न मिल रहा है, मेरी यहाँ पर थोड़ी फर्क राय है। 81 करोड़ 30 लाख है, बाय द वे 80 नहीं है। पहली बात तो ये 80 करोड़ गरीब तो है नहीं। मेरे ड्राइवर साहब हैं, वो 40,000 रुपए महीना उनकी तनख्वाह है, वो भी जाके राशन लेते हैं। मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसकी 50,000 तनख्वाह है, वो भी लेते हैं। इसका नाम अब गरीब कल्याण योजना से बदल के अन्न प्रदान योजना कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे, ये आपकी एक तरह से आपके राशन में मदद हो रही है कि आपको अगर 1,000 रुपए के आसपास का, 1,500 के आसपास की मदद सरकार की तरफ से मिल रही है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। नहीं, वो चुनाव में बीजेपी का नारा था, मैंने तो उसी को कोट किया है। ये जरूरी नहीं है कि गरीब लोग, अबू भाई, बिल्कुल गरीब लोग ले रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। एक मिश्रा जी का कमेंट भाई, आप बोलिएगा, मुझे पता है आपके पास बहुत है, आपका बहुत आदर करता हूं। तो मुझे लगता है तुलनात्मक दृष्टि से हम, अबू भाई, अगर देखेंगे तो हम देखें। अब एक कमेंट में और करना चाहूंगा कि मोदी जी को व्यक्तिगत रूप से आपने कहा कि क्या मोदी ब्रांड है, तो देखिए, कोई भी नेता हो वहां पर, अगर वो नेता हमें 2 ट्रिलियन से 4.25 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंचा देता है, तो उसका लाजमी बात है, उसकी चर्चा विश्व में होनी अनिवार्य हो जाती है। वो तो लोग उसका जिक्र करेंगे। अगर आज स्पेन के प्रधानमंत्री यहाँ आए हुए हैं और यहाँ आके विकसित देश के प्रधानमंत्री आके यहाँ पर कहते हैं, तो लाजमी बात है कि वो ब्रांड बिल्डिंग तो अपने आप ही हो जाती है। और ये भी बात सच है कि जो देश का लीडर होता है, उसकी मंशा, अबू भाई, उसकी मंशा बहुत कुछ मैटर करती है। इस बात को तो सभी पैनलिस्ट, मुझे लगता है, स्वीकार करेंगे। अबू भाई, ए.के. मिश्रा जी से भी कमेंट ले लूं। ए.के. मिश्रा जी, एक शेर है कि जंग में कत्ल सिपाही होंगे और सुरखरू जिल्ले इलाही होंगे, यानी ताज जो है, सेहरा जो है, वो नेता के सर पर आएगा और लोग भूल जाएंगे कि इसको आगे बढ़ाने में, देश को आगे बढ़ाने में कितने लोगों ने कितनी मेहनत की है। नहीं, ऐसा नहीं है। भारत कभी कृतज्ञ राष्ट्र नहीं रहा है। पाकिस्तान और अशराफ वर्ग हो सकते हैं, अगर हम कृतज्ञ रहे होते ना, तो हजारों साल के महाराणा प्रताप के बलिदान को, शिवाजी महाराज के बलिदान को, इनको हम आज भी याद नहीं रखते। इनसे पहले भी जो लोग हुए हैं, राम के समय और उनके पूर्वजों के समय से लेके, हरिश्चंद्र से लेके। अब मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोलता हूँ। आपने बोला ब्रांड मोदी,
देखिए ब्रांड मोदी क्या है, मोदी क्या करते हैं, क्यों करते हैं, जो दिखता है मीडिया में दिखता है वो है ही नहीं, उसके पीछे कारण कुछ है। मोदी को विपक्ष तो समझ ही नहीं पाता और भाजपा के नेता और प्रवक्ता भी नहीं समझ पाते। स्पेन के साथ इन्होंने ये बिजनेस क्यों किया? ये चाहते तो भाई स्पेन से बेटर टेक्नोलॉजी अमेरिका में है, रशिया में है, जर्मनी में है, 50 देश एविएशन के फील्ड में स्पेन से ज्यादा विकसित है। इसके पीछे एक हिस्टोरिकल पस मंजर है। हिस्पेनिया, स्पेन, जिसकी राजधानी मैड्रिड है, 700 साल मुगल आक्रमणकारियों, लुटेरों, मुगल मतलब मुस्लिम ताकतों के हाथ में था। और इतिहास में ये एक केस स्टडी है कि जिस देश में सारे लोग मुसलमान बन गए थे, स्पेन में, उन्होंने आजादी कैसे पाई, कैसे सब लोगों की घर वापसी करवाई। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं जो बीजेपी के प्रवक्ताओं को भी नहीं पता, आरएसएस वाले बहुत ज्यादा विजिट किए हैं स्पेन में, ये तथ्य आप देख लीजिएगा, केवल इसी चीज को समझने के लिए। तो बिजनेस करना रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए एक बहाना होता है, एक माध्यम होता है। आपने तारीख की बात की ए.के. मिश्रा जी, लेकिन तारीख मैंने भी पढ़ी है और वो जो 700 साल थे वो स्वर्णिम काल था स्पेन का, हिस्पानिया का। आप जानते हैं इस बात को? अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप, उल्टी गंगा पार। स्वर्णिम काल इसलिए थोड़ी होता है कि ताजमहल बन गया, सोने के सिक्के खनकने लगे, तबले के थाप पे नर्तकियां नाच, ये स्वर्णिम काल कोई नहीं ऐसा होता है। नहीं, स्वर्णिम काल अरे था। सुन लीजिए, जितना विकास नहीं, उस दौर हमें में पता हुआ, है। अरे विकास कभी स्वर्णिम काल का नहीं हो रहा है, विकास कभी कोई मुद्दा ही नहीं। महाराणा प्रताप विकास के लिए लड़ रहे थे कि स्वाधीनता के लिए लड़ रहे थे? पाकिस्तान विकास के लिए लड़ रहा है, घास रोटी खाएंगे, एटम बम बनाएंगे। इस्लामी आइडियोलॉजी जो रही है वो विकास के लिए रही है कि अपने सिद्धांतों के लिए रही है? तो उसके सिद्धांतों पर वो कहाँ है, आप देखिए। अरे सुन लीजिए, अरे सुनिए सर, इजराइल ने अभी जो अटैक किया है अब गाजा वगैरह को, तो गाजा वाले जो लड़ रहे थे वो विकास, इजराइल तो वैसे ही पैसा दिए पड़ा है, सारी सुविधा दिए पड़ा है, क्यों नहीं इजराइल में मिल जाते हैं? वो तो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। तो सिद्धांतों के लिए लोग लड़ते हैं ना। तो आप नरेशन क्यों चेंज कर रहे हैं? नहीं, नरेशन चेंज नहीं कर रहा सर, वो उसकी तारीख मैंने पढ़ी है सर, स्पेन की तारीख मैंने पढ़ी। तारीख को गलत प्रेजेंट बांग्लादेश में क्या विकास मैंने जब किंग रॉड्रिग्स वहां पर हुआ करता था, मैंने तब की तारीख पढ़ी, और किंग रॉड्रिग्स ने वहां पर क्या क्या किया है ये आप जरा तारीख में जाकर देखिए। और उसके बाद फिर जो स्वतंत्रता पहला पैरामीटर होता है, कौन शासक होगा ये वहां की जनता हमेशा उसके लिए विद्रोह, किसी भी देश की जनता विदेशी शासकों को कभी भी जो है स्वीकार नहीं करती। चलिए ठीक है, चलिए आप दूसरी तरफ ले गए। बहरहाल हम भारत की बात कर रहे हैं यहाँ। भारत में अब हम भारत की बात करेंगे, बिलियन ट्रिलियन इकोनॉमी में भी बात हम करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट फेज में करेंगे। हिस्टोरिकल पस मंजर जानना जरूरी है, रूट कहाँ पे है ये जानना जरूरी। क्यों इंटरेस्टेड हुआ भारत स्पेन के साथ इतने संबंध बनाने के लिए? ठीक है, अनुरुद्ध जी के पास मैं जाऊंगा। अनुरुद्ध जी, जैसा कि मिश्रा जी ने भी कहा, कोहली जी ने भी कहा, उन्होंने कहा कि जो हमारे यहाँ समस्याएं हैं वो तो हैं। देखिए, महंगाई एक समस्या है, बेरोजगारी एक समस्या है, गरीबी एक समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उन समस्याओं को नजरअंदाज करके जो ब्रांड मोदी का एक जो राजनीतिक रूप से कैश कराती है उसको, वो हावी हो जाता है ब्रांड मोदी इन समस्याओं पर। इकबाल जी, सबसे पहले जो कांग्रेस के समर्थक मित्र हमारे हैं वो जो बोल रहे थे कि कांग्रेस के ड्यूरेशन में ये सारी चीजें थी, मोदी जी की तमाम बातें, क्योंकि तो विरोधी हैं, उनका काम ही है कि विरोध को बार बार खोजना, वो पॉजिटिव सोच तो रख ही नहीं सकते। मतलब इनका तो कांग्रेस का ड्यूरेशन तो ये था कि अक्साई चीन उठा के दे दो, इनकी ऐसी विदेशी पॉलिसी थी। इनके समय में ये होता था कि लड़ाई चीन के साथ हुई और सैनिकों को पहनने के लिए जूते नहीं थे। आज भारत उस स्थिति में है कि यार डिफेंस का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। ये उसमें थे कि क्या कहते हैं कि भैया भारत को अस्थायी सदस्यता मिल रहा है, उसके बाद नहीं हमें दोस्ती करना, चीन को उठा के दे दो। आज भारत का अस्थायी सदस्यता के लिए एक करीबी उसमें पहुंच चुका है। एक जो डेवलपमेंट का इंक्लूसिव ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट ऐसा नहीं होता है कि अभी कि अगर हम डेवलपमेंट करते हैं तो हमें क्या कहते हैं बस एक ही चीज पे हमें फोकस करना होता है। चार चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती, एक होती राष्ट्रीय सुरक्षा, दूसरा विषय होता सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, तीसरा विषय होता विकास। विकास का मतलब होता है इंक्लूसिव ग्रोथ, स्पीड भी हो, स्केल भी हो, ट्रांसपेरेंसी भी हो। ये बात करते भैया क्वात्रिची किस लिए भाग के गया था यहाँ पे?
जब वहां पे भोपाल गैस कांड हुआ था, जो राजीव गांधी जी अर्जुन सिंह को किसके एम्बेसडर में भेजे थे। तो ये सारी चीजें। दूसरी चीज है कि अगर अंबानी को, धीरू भाई अंबानी को फ्री ट्रेड लाइसेंस किसके सरकार में मिला था? इंदिरा गांधी जी को उसमें मिला था। जब अडानी को सबसे पहले एयरपोर्ट वहां पे पोर्ट मिला, तो पोर्ट किसके? गुजरात में आपकी सरकार थी, केंद्र में तो थी ही, गुजरात में आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। तो आप लोग जो है फ्री ट्रेड लाइसेंस देते थे, यानी कि आप हर एक व्यक्ति के साथ में नहीं, किसी एक स्पेशल के साथ खड़े होते थे। ठीक है। तो ये आपका अजय तो जी, दोहरा ये एक चरित्र समस्या दिखाता थी, है। क्योंकि आज के प्रधानमंत्री टाइम जिस पर- तरह से निर्णय लेते हैं, उतने आज निर्णय, के टाइम उतने पर एक बात स्वतंत्र। 10 सेकंड ठीक है जी। आज के समय पे होता है कि चाहे नेपाल हो, चाहे नीदरलैंड हो, चाहे भूटान हो, चाहे अमेरिका हो, अगर भारत का राष्ट्रीय दिखता है भैया कि हमें रूस से तेल लेना है, कि भारत में तेल के प्राइस को ठीक है। कंट्रोल करना चलिए, कोरोना के अजय जी को तो हम जवाब धक्के दें। की चोट पे रूस का तेल लेते थे। चलिए, ठीक है, अजय जी को जवाब दें। मुझे आज के डिबेट में बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि भाजपा के प्रवक्ता को, कम से कम उनको तो तथ्यों पर बात करनी चाहिए। वो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता बन गए हैं। नहीं मान भाई लीजिए साहब, कि आप ही लोग बाकी लोगों पढ़ते की हो बात तो व्हाट्सएप अलग है। यूनिवर्सिटी। आप सुनिए लोग ना, मैं बीच इंस्टाग्राम में वाला नहीं पढ़ के बोला, आते हैं, मैंने सुनिए, आपको बीच बीच में में नहीं आते बोला, हैं। सुन लीजिए। मैं बीच में नहीं बोला, बीच में नहीं बोला। इतने में अब आप कैसे बीच में बहुत बोल रहे आपको थे। दिक्कत हो गई? आप तो तार्किक, आप नहीं, आपके बीच में नहीं बोला ना, जिनसे बहस थी उनसे बोला। तो आपको कम से कम इतनी संस्कार, तो आप तो संस्कारी पार्टी के व्यक्ति चलिए, हैं। छोड़िए, मुझे लगता आगे है इतना ख्याल रखना बोलिए, चाहिए। आप बोलिए, हाँ, नाराज बात मत अब होइए, ये बोलिए। है, बात ये है, नहीं नाराज नहीं हो रहा हूं मैं, तो तथ्यों पर बात करता हूं कि तेल, रूस से तेल जरूर आया है, लेकिन तेल का कीमत हो सकता है इकबाल भाई को 70 रुपए मिल रहा होगा, और के मिश्रा जी को 60 रुपए मिल रहा होगा, और शरद कोहली जी को तो और बेचारे इतना समर्थक हैं, इतने अच्छे डाटा जानते हैं, इकोनॉमिक फिलोसफर हैं, तो उनको 50 रुपए लीटर मिल रहा होगा तेल। रसा का लाभ तो हुआ हमको। अब उस पर अब डिफिसिट बताएंगे कि तेल का ये कंपनी ऐसे हो गई। अरे भाई, वो नहीं है, जनता को डायरेक्ट लाभ क्या हो रहा है विश्व में? हमारा परसेप्शन, ईमानदारी, ये ध्यान है कि 2014 से पहले देश ही स्वतंत्र हुआ। एक है ना, वो लोकसभा में चली गई है एक्टर, तो वो तो यही कहती है कि भाई 2014 के बाद ही देश स्वतंत्र हुआ। तो वैसी मानसिकता वाले को मैं नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन ये भी सच है कि 2014 से पहले 10 साल का आप उठा करके देख लीजिए कि ग्रोथ का क्या इंजन रहा है, हर फील्ड में किस तरह के सोशल इक्विटी क्या थी, आय की असमानता कितनी थी, और इस 10 साल में क्या हुआ। 10 साल का तुलनात्मक अध्ययन कर उन्होंने बताया ना, शरद कोहली जी ने बताया ना, 10 साल का ही बता रहे थे अजय जी। 10 साल का शरद कोहली जी बता रहे थे, उन्होंने कंपेयर करके बताया होगा। हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, पढ़ाई, सिंचाई, किसान, मजदूर, नौजवान, उनके साथ 10 साल में क्या क्या हुआ, और क्या है, महंगाई क्या है, जो भी एपीटी जो भी वो कर रहे थे। दूसरी बात, वैश्विक सिचुएशन 10 साल पहले क्या था और अब 10 साल में क्या, पूरे विश्व का क्या इक्वेशन बना है। ऐसा तो नहीं है कि भारत का 4.25 लाख करोड़ रुपए का ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है तो अमेरिका की घट के कम आ गई। अमेरिका की उस औसत में कम हुई होगी, लेकिन उसकी भी कई गुनी बढ़ी है। चाइना कई गुनी हमसे ज्यादा है। ये इसी 10 साल में वो भी बढ़ा है बहुत सारा। तो कहने का मतलब कि जब वर्षों पर आप टाइमिंग होती है, जो आपके फाउंडेशन होते हैं उस फाउंडेशन पर बढ़ता है। अब हम ये तुलना करें कि देखिए भाई, देश स्वतंत्र हुआ था तो इतना ही था, और जब भाजपा की सरकार 2004 में बनी तो इतना बढ़ गया। ऐसा नहीं होता है ना, तुलनात्मक एक उसके पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स पर हमको ध्यान देना होता है। थोड़ी उन बातों को, बात मुख्य मैं अरुण जी आऊंगा जरा शरद जी के पास। कर रहे थे कुछ विद्वानों को ये लग रहा होगा कि वही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वान है। ठीक है, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता जरूर हूं, लेकिन मैंने भी 20 साल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पढ़ा है और पढ़ाया है। मुझे भी इतनी समझ है कि निरंतरता विदेश नीति में होती है। पड़ोसी देशों के साथ जो प्रॉब्लम आई है, उस प्रॉब्लम के पीछे कहीं ना कहीं हमारी निरंतरता में कमी है या हमारी दृढ़ता में कमी है। ठीक है, उस निरंतरता पे मैं पूछूंगा। यदि श्रीलंका में जेके त्रिपाठी जी भी हमारे साथ हैं, लेकिन पहले शरद कोहली जी के पास जाऊंगा। जो आंकड़ों की आप बात कर रहे हैं कि इन 10 सालों के जो आंकड़े हैं, शरद जी क्या कहना चाहेंगे आप कि ये तो सभी इकोनॉमीज बढ़ी हैं, सिर्फ भारत की नहीं, अमेरिका की भी बढ़ी है, चाइना की भी बढ़ी है, और देशों की भी बढ़ी होगी। जो बात अजय जी ने कही अबू भाई, मैं एग्जैक्टली उसी बात को कह रहा था कि मैं तो पिछले उससे 2004 से 2014 की बात नहीं कर रहा, मैं तो 1947 से 2004 की, उल्टा मैं तो और पीछे चला गया कि हम पूरे 1947 में मैं जीरो मान के चल रहा हूँ, क्योंकि अंग्रेज थे तो हम रीसेट हुए एक तरह से। 1950 में तो हमारा संविधान बना,
तो 1947 से 2014 तक मैंने बड़ा सीधा सीधा, और ये लगता है छोटा बच्चा भी समझ लेगा, हम $2 ट्रिलियन पहुंचे। मैं तो 2004 नहीं, और इसमें अजय जी मैं आपको ये भी तसल्ली दे रहा हूँ, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी साहब की भी बीच में सरकार थी, बीच में कोई जनता पार्टी सरकार भी आई होगी, मैं सबको इंक्लूड कर रहा हूँ, हम $2 ट्रिलियन पहुंचे। मैं सरकार कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी मैं ये गिन ही नहीं रहा हूँ। 2004 तक इतने थे, और 4 से 14 तक, 14 से लेके 24 तक हम इतने आ गए, 3.25। मैं तो इसकी बात कर रहा था। आज हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक समय ये था अबू भाई कि हमें सोना गिरवी रखना पड़ा था। आज हमारे $690 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। 22,000 करोड़ का हम डिफेंस का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, $800 बिलियन का हम कुल मिला के एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आईटी सेक्टर में हमारा पूरे विश्व में नाम है। फिनटेक, हमारा जो फिनटेक है उसमें दुनिया के विकसित देश यूपीआई का फॉर्मूला मैकेनिज्म हमसे लेना चाहते हैं। तो देखिए, मैं अजय जी हालांकि व्यक्तिगत कटाक्ष कर रहे थे, मैं व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं करता हूं और करना भी नहीं चाहिए किसी डिबेट में। ये फिलोसफर हैं और ये भक्त हैं, ये 50 रुपए, ये सब बातें अजय जी शोभा नहीं देती हैं, क्योंकि हम भी ये सब बातें, जितने भी यहाँ पैनलिस्ट बैठे हैं वो सब इस प्रकार की बातें कर सकते हैं, पर हम मर्यादा रखते हैं। मैं मानता हूं, देखिए अजय जी, एक मित्र के रूप में मैं आपको बता रहा हूं कि वो विपक्ष जो सवाल उठाए वो एक सफल विपक्ष है, और उसके पावर में आने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। मैंने दुनिया भर की राजनीति देखी है। जो विपक्ष सारी की सारी योजनाओं की आलोचना करे कि आज तक जितना भी मोदी जी ने किया वो सबका सब देश बुरा किया, तो ये तो मैं समझता हूँ आपके कांग्रेस के भी सब लोग इस बात को नहीं करेंगे। मैं बस 10 सेकंड, क्योंकि व्यक्तिगत सरल भाई विद्वान आदमी है, मैंने तो पॉलिटिकल फिलोसफर और इकोनॉमिक फिलोसफर पॉजिटिव सेंस में कहा था। यदि उनको कोई कुछ बात लगी है तो जरूर बताऊं, कोई कटाक्ष नहीं, आपके लिए कटाक्ष नहीं है। आप वाकई आप विद्वान इकोनॉमिक्स में है, बस एंगल है, अपना अपना एनालिसिस का तरीका है, और जब आप एक ही पक्ष को देखते हैं तो उसके एक ही पक्ष आपको दिखेगा। मैंने अजय जी दोनों पक्ष लिए। ठीक है नहीं हाथी का शरद जी कुछ और बात कर रहे थे असल में। चलिए अच्छी बात है। अनुरोध जी कुछ कहना चाह रहे हैं। इस देश का गरीब और गरीब क्यों हो रहा है? ठीक है अनुरोध जी कुछ कहना चाह रहे हैं। गरीब और गरीब क्यों हो रहा है? जब आप 40,000 रुपए, हो सकता है आप 40,000 रुपए ड्राइवर को देते होंगे। ठीक है अजय मैं हो सकता है आप 40,000 रुपए अपने ड्राइवर को देते होंगे, लेकिन इस देश में 40,000 किसी ड्राइवर को नहीं मिलता है। शायद ही एक आधा आप ही जैसे कोई आपके अंडर में रहने वाले ड्राइवर को मिलता होगा। समान ड्राइवर को आज भी 20 और 25,000 रुपए लेना बहुत मुश्किल काम है। आप इसको समझिए। आपका ओवरटाइम होगा ड्राइवर की तनख्वाह में ना जाते हुए। ठीक है अनुरोध जी को बोलने दें। अनुरोध जी कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से, फिर मैं त्रिपाठी जी के पास भी जाऊंगा। अनुरोध जी बोलिए। इकबाल जी, अभी कांग्रेस प्रवक्ता जो ये बात कर रहे थे, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि स्पीड, स्केल और ट्रांसपेरेंसी किसी विकास के लिए बहुत जरूरी है। मैं बस दो तीन एग्जांपल दूंगा। 2014 के पहले लगभग 4 एम्स, 3 या 4 एम्स फंक्शनल, 2 या 3 एम्स फंक्शनल थे। आज 20 से ज्यादा एम्स हो गए। 4 इतनी ज्यादा पॉपुलेशन थी, लेकिन 4 आईएम फंक्शनल्स थे, आज 20 से ज्यादा आईएम्स हो गए। आईआईटीज जो है 4 से ज्यादा फंक्शनल थी, आज 20 से ज्यादा हो गए। अगर नेशनल हाईवे 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर पर डे बनता था, 28 किलोमीटर पर डे बनता है। अगर देखा जाए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत सेकंड पोजीशन पे आ चुका है। अगर रेलवे का ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ तो आज 80% से ज्यादा हो गया। आज अगर गांव का विद्युतीकरण किया गया 100% हो गया। तो ये होता है जब स्पीड के साथ आप काम करते हैं, स्केल के साथ काम करते हैं, और उसमें ट्रांसपेरेंसी रहती नहीं, करप्शन फ्री आप काम करते हैं। देखिए सर, प्रायोरिटीज भी होती है ना, उस समय की प्रायोरिटीज थी लोगों को रोजगार देना, ये प्रायोरिटीज होती थी उन सरकारों की। ठीक है, नहीं, महंगाई पर कंट्रोल करना ये प्रायोरिटीज होती थी। इकबाल जी, महंगाई पे कंट्रोल करना नहीं था, इन लोगों के अंदर विजन नहीं था। अगर मैं वही तो कह रहा हूं कि इनका तो फॉरेन पॉलिसी ऐसी थी कि अक्साई चीन लेके चले गए। इन्हीं के पार्टी के सांसद थे महावीर त्यागी जी, उन्होंने कहा कि भैया चला गया तो नेहरू जी ने कहा कि क्या कहते मेरे सर पे, वहां तो कुछ जमीन पे उगता नहीं, तो महावीर त्यागी जी ने कहा मेरे सर, आपके सर पे बाल नहीं है क्या, मतलब गला कटा के आप दे देंगे चाइना को। इनकी पॉलिसी ये थी। आपको सबसे बड़ा चीज है कि आपको राष्ट्रहित देखना चाहिए, अपने देश का हित देखना चाहिए सबसे पहले। कौन नाराज होता कौन नहीं नाराज होता है तो सेकेंडरी बात है भाई। उपाध्याय जी, आऊंगा आपके पास में। जेके त्रिपाठी जी इस बात का जवाब ज्यादा बेहतर तरीके से दे पाएंगे, पूर्व राजदूत रहे हैं।
त्रिपाठी जी, बार बार पंडित नेहरू का नाम आता है, विदेश नीति की बात आती है, चाइना, पाकिस्तान, कश्मीर, ये सारे मुद्दे उठते हैं और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठते हैं। आप कैसे देखते हैं इस फॉरेन पॉलिसी की जो नीति है इस सरकार की और पिछली सरकार? बताना चाहता हूं कि हम 1947 से लोकतंत्र रहे हैं, सब लोग जानते हैं, और एक लोकतंत्र में जो विदेश नीति होती है, हर जगह की, हर देश की विदेश नीति जो होती है वो उसके राष्ट्रीय हित पर आधारित होती है, और लोकतंत्र में राष्ट्रीय हित जल्दी बदला नहीं करते। इसलिए हमारी विदेश नीति में कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। मैं ये बताना चाहता हूँ, नेहरू के टाइम में भी, इंदिरा गांधी के टाइम में भी विदेश नीति में कई अच्छी बातें हुई थी, उनको हमको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमको ये नहीं करना चाहिए कि या तो आइदर माई वे और हाईवे, या तो बीजेपी सही है या तो कांग्रेस सही है, ऐसा नहीं है। सभी ने किया है, अपने अपने ढंग से सभी ने योगदान दिया। नेहरू की जहां तक आपने बात की, मैं एक चीज बताऊं, नेहरू जो थे वो डिप्लोमेट का, वो जो कहते हैं विजनरी ज्यादा थे, स्वप्न दृष्टा थे। स्वप्न दृष्टा जो है वो, लेकिन बीजेपी के नेता तो नहीं मानते ना, बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, वो तो मानते नहीं है इस बात को। नहीं, तो वो गलत करते हैं, मेरे ख्याल से वो गलत करते हैं। जिसको जितना श्रेय मिलना चाहिए उतना मिलना चाहिए। वो ये मानते थे, नेहरू ये मानते थे कि वो ऐसे थे कि ऐसा होना चाहिए, विश्व ऐसा होना चाहिए, लेकिन विश्व ऐसा होता नहीं है। वो इसलिए आपको, वो नेहरू भी कुछ कमियां थी, ठीक है। नेहरू ने 1947 में जो 1948 में जो वहां चले गए सिक्योरिटी काउंसिल में, वो गलती हुई। फिर दूसरी चीज, बीजेपी के ही प्रवक्ता ने एक चीज कहा, मैं उनको तथ्यों के आधार पर वो करना चाहता हूँ। एक ये भ्रांति फैली हुई है कि नेहरू के समय में भारत को सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप मिल रही थी, भारत ने मना करके चीन को कर दिया। ये बात नहीं है, कभी भी ऐसा कोई फॉर्मल ऑफर नहीं है। इनफॉर्मली बात हुई तो दूसरी, लेकिन फॉर्मल ऑफर नहीं आया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसने जो सही किया उसको सही को बताइए, एक्सेप्ट कीजिए, गलत किया गलत को एक्सेप्ट कीजिए। इवन मोदी जी की मैं प्रशंसा करता हूँ कि विदेश नीति जयशंकर के टाइम में स्पेशली ज्यादा धारदार, ज्यादा सूक्ष्म और ज्यादा डायरेक्ट हुई है, हार्ड हिटिंग हुई है। लेकिन मोदी जी के टाइम में भी दो गलतियां विदेश नीति में, देखिए आर्थिक नीति पे मैं नहीं जानकार हूँ, कोहली जी, दो विदेश नीति की गलतियां हुई थी। शुरू में म्यांमार में हमने घुस करके, हमारी सेना ने जब मारा था वहां से उग्रवादियों को, तो छाती पीट करके हमारी गवर्नमेंट कह रही थी कि नहीं नहीं हमने तो मार दिया। अरे एक संप्रभु राष्ट्र की, एक स्वतंत्र राष्ट्र के यहाँ आप अपनी सेना भेज के मार रहे हैं, उसको चुपचाप सहना चाहिए, उसको बड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके नुकसान होता है। दूसरी चीज थी कि देखिए यहाँ क्या कहते हैं, साउथ अफ्रीका के टूर पे प्रधानमंत्री गए थे, उस वक्त दालों की बड़ी कमी थी। मोजम्बिक में अरहर की दाल बहुत उगती है। प्रधानमंत्री ने वहां कहा कि हम मोजम्बिक से अरहर की दाल लेंगे, और बताया भी, किसानों से भी कहा कि आप उगाइए और हम खरीदेंगे। उन्होंने बम्पर उगाया, और उसके बाद अगले साल जब लेने की बारी आई तो यहाँ भारत सरकार के सचिवों ने कह दिया कि नहीं साहब, हमारे यहाँ बम्पर क्रॉप हुई, हम नहीं लेंगे। कितनी बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई थी। खैर उसको किसी तरह कवर अप कर लिया गया, लेकिन कुछ हर पार्टी, हर सरकार अच्छे नियत से काम करती है विदेश नीति के मामले में, कहीं कमियां भी रह जाती हैं, कहीं नहीं हो जाती जी। तो अजय जी, इसमें भी आर्थिक नीति में मैं शायद ये कहना चाहूंगा कि देखिए अजय जी अब तो आपके मतलब की बात कह दी त्रिपाठी जी। और जरूर जी, अजय उपाध्याय जी, कह रहा हूं अब तो आपके मतलब की बात कह दी त्रिपाठी जी। नहीं, मतलब की बात नहीं, त्रिपाठी जी न्यूट्रल होकर के बात करते रहे, मैं जानता हूं उनको पहले से भी, बट शुरू में थोड़ा भावनात्मक हो जाते हैं, और होता भी है, चलता भी है, वो अपने अपने दृष्टिकोण है, मैं उनके दृष्टिकोण पर प्रश्न नहीं लगा रहा हूं। हाँ, ये जरूर है कि जब सतही विश्लेषण कोई सामान्य लोग करे, वो तो विद्वान आदमी है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, बाकी लोग। अब जैसे राष्ट्रहित की बात हमारे भाजपा प्रवक्ता साथी ने किया, राष्ट्रहित का मतलब समझते तो फिर ये बात ही नहीं करते कि कांग्रेस जो है राष्ट्र हो रही है। अरे भाई, जो भी सरकारें रही हैं, राष्ट्रहित के प्राथमिक उद्देश्य क्या है? गौण और प्राथमिक दो होते हैं। तो प्राथमिक जो है, राष्ट्र की संप्रभुता अखंडता के लिए कोई भी सरकार लड़ती है और लड़ती रहेगी। भारत रहेगा तभी राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस और भाजपा रहेंगी।
तो भारत के लिए सबका समर्पण है। पर आपको क्या है, आपके दृष्टिकोण में नहीं, जो आपने परिभाषा सीख ली है उस परिभाषा में कोई नहीं आता उस दायरे में, तो आपके लिए वो राष्ट्रद्रोही हो जाता है, और जो उस दायरे में आ जाता है वो भगवान बन जाता है। जबकि सच्चाई ये है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स राष्ट्रहित और कोर इशू पर चलता है। हर देश का अपना अपना राष्ट्रहित है, उसके हिसाब से राष्ट्रहित में सेकेंडरी में इकोनॉमिक डिप्लोमेसी भी आती है, और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में आपकी जो जनसंख्या है उसकी आवश्यकता क्या है, उस आवश्यकता आपने तो मुझे अंधभक्त बना दिया। एग्रीमेंट कर रहे हैं कि नहीं, और उससे हमको लाभ मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, में भी बहुत सारी चीजें हैं इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में है, जिसके कारण हमारी आर्थिक संपन्नता तब काउंट होगी जब आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं कि मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। उपाध्याय जी की बात का मैं जवाब दे दूं। इन्होंने बोला जी कंपैरेटिव एनालिसिस करें, अगर भारत की इकोनॉमी या हमारी इनकम बढ़ी है तो दुनिया के सभी देशों की, ये गलत वक्तव्य है उपाध्याय जी। देखिए मैं आपको बताऊं, चाइना की इकोनॉमी 18 ट्रिलियन से घट करके 10 से 11 ट्रिलियन पे आ गई। बांग्लादेश कंगाल हो गया, पाकिस्तान कंगाल हो गया, श्रीलंका दिवालिया हो गया। सुनते जाइए, 6 देश टॉप 10 में 6 देश हमसे पीछे हो गए, हम चौथे पे आ गए। सुन लीजिए मेरी बात सुनिए। अरे चाइना की इकोनॉमी कमजोर हुई है, आप कह रहे हैं? चाइना की इकोनॉमी 18 से 11 ट्रिलियन पे आ गई, वो उनकी सही बोली। नहीं सर, ये आंकड़े आप पढ़िएगा सर, आप ये आंकड़े कहाँ के हैं? आप तो चाइना की प्रशंसा करेंगे ना, आप चाइना, अरे राहुल गांधी चाइना के एम्बेसी में मिलने जाते हैं तो आप तो प्रशंसा करेंगे ना। देखिए हमारे साथ एक वरिष्ठ अर्थशास्त्री भी हैं, जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, शरद कोहली जी। हमसे लिस्ट में पीछे हो गए, पाकिस्तान कंगाल हो गया। मिश्रा जी, एक मिनट, अजय जी, अजय जी, एक मिनट, अजय जी, ये इकोनॉमी एक मिनट, विश्वविद्यालय से पढ़ के आएंगे तो ऐसे ही गलत डाटा देंगे। एक मिश्रा जी, एक मिश्रा जी, अरे 6 देश हमसे पीछे हो गए टॉप 10 की लिस्ट में, हम चौथे नंबर पे आ गए। सर एक मिश्रा जी, एक मिश्रा जी, अजय जी, अरे आप महंगाई देख लो, इन्फ्लेशन रेट देख लो, आप सुन ही नहीं रहे हैं सर। जीडीपी मिश्रा जी, व्यक्तिगत अजय जी एक मिनट, देखिए अजय जी व्यक्तिगत राष्ट्रीय चैनल पर सरेआम झूठ बोल रहे हैं। टॉप 10 की लिस्ट सरेआम में झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता बताएं। अरे मत बोलिए इतना सरेआम झूठ मत बोलिए और बौखलाइए मत। हो गए ऐसे ही हो आप गए। वरिष्ठ वाकई पत्रकार हैं, अब समझ में आ गया कि कांग्रेस को गाली देने के लिए आप यहाँ बैठे हैं, ये आपकी वरिष्ठता दिख रही है। आप वरिष्ठ पत्रकार नहीं, वरिष्ठ भाजपा पत्रकार हैं। चलिए भाजपा वाले हमने ग्रो किया, भाजपा वाले कुछ देंगे। हम रागा उन्मुक्त विश्वविद्यालय से नहीं देखिए कैसे बौखला गए। डेटा हमने करेक्शन किया। एक मिश्रा जी शांत रहिए। एक मिश्रा जी, आप अच्छे व्यक्ति हैं, भारत की गलत झूठ सर, यहाँ पर हम किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। अरे एके मिश्रा जी, एके मिश्रा जी, सर अरे सर आप एके मिश्रा जी, एके मिश्रा जी, एके मिश्रा जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मेरी आवाज मिल रही है सर? बिल्कुल मिल रही है। हाँ, मेरी एक बात का जवाब, मेरी एक बात का उपाध्याय जी व्यक्तिगत आक्षेप न किया एक मिनट। कांग्रेस को पिला रही सर आप फिर बोलना शुरू कर दिया आपने। आपकी प्यास ही नहीं बुझ रही सर आप, ठीक है मैं मान सकता हूँ सर, कांग्रेस के प्रवक्ता से आपका कुछ 36 का आंकड़ा हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर नहीं, वो मित्र है हमारे, हम उनको बहुत मानते हैं। एके मिश्रा जी बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे। एके मिश्रा जी, एके मिश्रा जी, एके मिश्रा जी, मेरी एक बात का जवाब दीजिए। जो आप आंकड़ा लाए हैं चाइना की इकोनॉमी का, कि पहले 18 ट्रिलियन थी और अब घटकर 11 ट्रिलियन हो गई है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ ये आंकड़ा कब का है और ये कहां से आपने लिया है ये आंकड़ा? ये पिछले 5 सालों में आप देखिए कोविड के टाइम पे कितने देशों की इकोनॉमी कितने माइनस और जीरो पे पहुंची थी। एक चीज और बताता हूँ, कांग्रेस के टाइम आप पहले ये बता दीजिए ना सर, फिर मैं अरे सर फिर मैं शरद जी के पास जाऊंगा ना, शरद जी के पास बेहतर आंकड़े बताइए। क्षमा मांगिए कि गलत बोला, जीडीपी माइनस में गई है, आपने झूठ बोला ये बोलिए ना, देखिए फिर भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। शरद जी बताएंगे। जीडीपी नहीं, जीरो नहीं हुई भारत की इकोनॉमी। मिश्रा जी जीडीपी नहीं, जीडीपी ग्रोथ माइनस पे गई है, जीडीपी नहीं माइनस पे गई। चलिए ठीक है शरद जी, देखिए चाइना शांत रहिए, शांत रहिए मिश्रा जी। हुई है, मैं स्पष्टीकरण दे देता हूँ। चाइना को हम लोग बहुत क्लोजली, आप ही के सिस्टर चैनल न्यूज एक्स पे बहुत क्लोजली हम लोग एनालाइज करते हैं।
कहीं 10-11 ट्रिलियन नहीं गई है। चाइना की इकोनॉमी आज भी 17-18 ट्रिलियन डॉलर की है। जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं, पर ये सच है कि भारत की आप ये ठीक है, उनको बोलने दीजिए ना कि चाइना से कई बार आंकड़े पूरी तरह से पारदर्शिता से नहीं आते। डाटा को मत प्रेजेंट किया करें सर, फैक्ट बेस्ड पे बात करें सर। वो जाने माने अर्थशास्त्री हैं सर, आप उनके आंकड़ों को चैलेंज ना कीजिए। जाने माने सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है। सर औरों को सुनिए ना सर। ये सच है कि चाइना से, मैं आपको बता दूं, मिश्रा जी चाइना, अब मिश्रा जी आप बोलने नहीं देंगे तो फिर कैसे होगा? ये सच है कि चाइना से कई बार आंकड़ों में पारदर्शिता। सर उनको बोलने दीजिए मिश्रा जी। मिश्रा जी सर, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? एके मिश्रा जी, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? सर मिश्रा जी एक मिनट आप सुन लीजिए। सर वो अपने डिपार्टमेंट के माहिर व्यक्ति हैं शरद कोहली जी, उनको बोलने। सर आप, अरे सर आप विद्वान हैं सर, आप विद्वान हैं। ये पत्रकार ऐसे थोड़े ना होते हैं, पत्रकार ऐसे कैसे पत्रकार? चलिए शरद कोहली, पत्रकार तो बहुत सहनशील होते हैं। देखिए ये सच है कि चाइना से आंकड़े यार क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं? अरे शरद कोहली जी का माइक म्यूट कीजिए। ऐसे कैसे आगे बात चले? शरद कोहली जी बोलिए। ये सच है कि चाइना से आंकड़े। सर उनको सुन लीजिएगा आप। शरद जी मुझे अब आपका माइक म्यूट करना पड़ेगा म्यूट कर दीजिए। शरद कोहली जी की बात तो सुने हम लोग। आज तक चाइना की बैलेंस शीट किसी को पता नहीं चली है, कोई डिक्लेरेशन हो तो बताइए। एके मिश्रा जी आपका माइक म्यूट करना पड़ेगा सर मुझे। आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए। आप सुनने को तैयार नहीं है सर कुछ। आप सुन तो लीजिए। शरद जी बोलिए। मिश्रा जी अंदर से बैलेंस शीट लाए हैं। कई बार चाइना से पारदर्शिता से आंकड़े नहीं आते, पर इतना फर्क नहीं है जो आप बता रहे हैं। अरे सर आप फिर बोलना शुरू कर दिया। मैंने आपको शुरू में कहा, हमको बताया था कि फैक्ट 11 ट्रिलियन है, ये रागा ने हमें बताया था। चलिए ठीक है, शांत ये रहिए। गलत, ये फिगर गलत है। 11 ट्रिलियन नहीं है। चाइना दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 17-18 ट्रिलियन डॉलर पर है। और देखिए तुलनात्मक दृष्टि से हम बात करें, मैं इस डिबेट को अबू भाई 4:1 नहीं करना चाहता हूं। जी बिल्कुल। आप भी नहीं चाहते हैं कि अजय जी अकेले, हमें एक रियलिस्टिक व्यू एज एन एक्सपर्ट लेना चाहिए। मैंने शुरू में जो कहा, मैं उसी को थोड़ा सा और प्रकाश डालना चाहूंगा कि मुझे लगता है सरकार को अभी बेरोजगारी पर बहुत काम करने की जरूरत है। मुझे लगता है सरकार को असमानता पर अभी बहुत काम करने की जरूरत है। कृषि क्षेत्र पर अगर पीएम सम्मान से हमारा काम चल रहा है कि हमें 2-2 हजार रुपए हर 4 महीने बाद छोटे किसानों के खातों में डालने पड़ रहे हैं, तो ये सहायता तो हो रही है, पर एक चिंता का विषय है। क्योंकि खेती जो भारत की 60 से 70% आबादी जिस पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है, वो अगर घाटे में चलेगी तो ये देश की तरक्की के लिए अच्छी बात नहीं है। आज अगर हम हवाई जहाज का कारखाने का मुहूर्त कर रहे हैं, अमेरिका ने डॉलर छाप करके फ्री में अपने देश के लोगों को दे दिया, ऐश करो कोरोना में। अरे वो अलग बात है, वो अलग बात। मैं आ रहा हूं, मैं तो बैलेंस बात कर रहा हूं, आप सुन ही नहीं रहे हैं। बिना सोने के आपने सोना रखा नहीं, उतना है नहीं, और छाप के दे दिया, लो जी ऐश करो। किसने दे दिया? और हम काइंड में दे रहे हैं अपनी जनता को मदद, तो वो गलत हो गया। ये दुख की बात है। मैंने कब कहा गलत है? मैंने तो ये नहीं कहा कोरोना में कैसे डॉलर छाप करके लुटाए थे। मैंने तो गलत कहा ही नहीं। अमेरिका केवल डॉलर छाप करके इकोनॉमी चलाता है, उसके रिलेटेड गोल्ड है ही नहीं उसके पास। मैं उस पे आ रहा हूं। और हम काइंड में दे रहे हैं, हम अनाज दे रहे हैं। सर समझ लीजिए मिश्रा जी अमेरिका डॉलर कब छापता है, किस सिचुएशन में छापता है, समझा रहे हैं शरद कोहली जी। मैं बता तो रहा हूं आपको, आप सुन ही नहीं रहे हैं। गोल्ड जनरेट किया उसने, उसके चिल्लाने से क्या होगा? सर सबकी इकोनॉमी का अलग अलग दायरा होता है, अलग अलग क्राइटेरिया होता है। देखिए ठीक है, समझ लीजिए। मिश्रा जी बोलिए सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, शरद जी को सुन लीजिए। अगर अमेरिका ने डॉलर छापे कोविड के दौरान, उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा कि उनकी इन्फ्लेशन 8-9% पहुंच गई, और आज भी फेड रेट नहीं घटा पा रहा पूरी तरह से। अभी हाल में घटाए हैं पर नहीं घटा पाया। गलत था ना, हम अनाज दे रहे हैं, वो उसको अबू भाई ये क्या? सर सुन लीजिए ना सर, क्या पत्रकार जिसका बेस नहीं मिश्रा जी पता नहीं क्या बोलना चाहते हैं। मिश्रा जी सर, बी ए गुड लिसनर सर, एक अच्छे श्रोता भी बनना चाहिए सर, अच्छा श्रोता भी बनना चाहिए। पत्रकार है कैसे एके मिश्रा जी सुनना भी चाहिए सर। अब मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं जो दर्शकों के काम की बात है।
कि उन्होंने डॉलर छापे, उसको डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। भारत ने उस समय रुपए नहीं छापे, उसकी वजह से भारत ने इन्फ्लेशन को जल्दी कंट्रोल कर लिया। जिन देशों ने डॉलर छापे, यूके ने दबादब पाउंड छापे हैं, उनकी इन्फ्लेशन बहुत मुसीबत में रही, उनको बहुत समय लग गया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। पड़ेगा, हमें पता है क्यों छाप दिए बिना गोल्ड के, उतना गोल्ड एक्यूमुलेट नहीं किया तो फर्जी टिकट। अरे आप तो बात भाई तो बात ही पूरी नहीं करते। सर ये अमेरिकी राष्ट्रपति बताएंगे, ये शरद कोहली जी नहीं बताएंगे कि क्यों छापे, ये अमेरिकी राष्ट्रपति से पूछिए आप। बता रहे हैं ना, अरे हम बता रहे हैं ना सर। आप कमाल की बात कर रहे हैं यहाँ बैठकर। शरद कोहली जी अगर सर डॉलर अगर छाप दिए, शरद कोहली जी जिम्मेदार हैं क्या उसके? ये पहली बार हुआ है डिबेट में अबू भाई, अजय जी को मैं कोट करूं तो अंधभक्त और फिलोसोफर, और दो लोग एक ही तरफ बोल रहे हैं और एक दूसरे को काट रहे हैं। वो बड़ी अच्छी इकोनॉमिक। चलिए ठीक है, अनुरुद्ध जी बहुत देर से अनुरुद्ध जी ठीक है एक मिश्रा जी चलिए ठीक है। अनुरुद्ध जी आपकी पार्टी को काफी सपोर्ट कर रहे हैं AK मिश्रा जी, आप सहमति रखते हैं? अरे मैं इकोनॉमी के प्रिंसिपल को सपोर्ट कर रहा हूं सर, फर्जी नोट छापने वाले देशों का सपोर्ट मैं नहीं करूंगा। अरे सर फर्जी नोट छापे या कैसे छापे, फर्जी नोट कोई नहीं छापता सर, कोई सरकार नहीं छापती फर्जी डॉलर ही है। अरे तो ये आप अमेरिकी राष्ट्रपति से पूछिए सर, ये अमेरिकी राष्ट्रपति से पूछिए, वहां के इकोनॉमिक मिनिस्टर से अरे पूछिए। आप लोगों को पूछना चाहिए सर, जब आप जैसे एंकर इनका सपोर्ट करेंगे, हमारी मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा सर। कहां सपोर्ट कर रहे हैं? तो फिर क्या होगा? अब आपने मुझे लपेट लिया। अनुरुद्ध जी को बोलने दीजिए। हमारे देश के विद्वान अनुरुद्ध जी तो गलत बोलिए। बोल रहे हैं, अनुरुद्ध जी को बोलने अनाज दे रहे हैं तो गलत है। चलिए ठीक है, शांत रहिए, भाजपा शांत रहिए। प्रवक्ता का मौका है, बोलने दिया जाए। इकबाल जी, जो PM किसान योजना में पैसा दिया जा रहा है वैल्यू एडेड होता है, और दूसरा जो 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है वैल्यू एडेड है भाई, कि आप खाने पीने से थोड़ा सा उसमें चिंता मुक्त रहिए, बाकी चीजों में उद्यम में अपना दिमाग लगाइए, इन सब चीजों। दूसरी चीज ये है कि भारत के लिए मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में ही कहा था कि चाहे मोदी हो, चाहे JP मॉर्गन हो, चाहे IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक, सबके टॉप एग्जीक्यूटिव ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था का जो रेट है, ग्रोइंग रेट है, वो विश्व में सबसे तेजी के साथ ग्रोथ कर रहा है। आने वाले समय में भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था के उसमें जाएगा। आप सभी लोग मान तो ये रहे हैं, इवन कांग्रेस के प्रवक्ता भी ये मान रहे हैं। अगर 2 ट्रिलियन से आप देखिए कि जो चौथे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, दोनों की अर्थव्यवस्था लगभग भारत की अर्थव्यवस्था के बराबर में है। तो अगर कितने कम टाइम में भारत अगर उस ग्रोथ रेट से लगभग 8-9 साल में 4 ट्रिलियन के डबल हो जाता, तो आप देखिए कि कुछ समय में तो हम 8 ट्रिलियन हो जाएंगे, उसके कुछ समय में 16 ट्रिलियन हो जाएंगे। तो हमारा टारगेट है कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। त्रिपाठी जी को सबसे कम वक्त मिला है, मैं चाहूंगा कि कंक्लूड करें त्रिपाठी। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि अभी पिछले 10 साल में जो विदेश नीति हुई है, मैं विदेश नीति के बारे में, वो ज़्यादा प्रखर हुई, ज़्यादा मुखर हुई है, और उससे कई जो ये देखिए अभी हमारी स्थिति ऐसी हो गई है, मैं एक लाइटर वेन में करूँगा कि हम ऐसे एक सुंदरी की तरह हैं जिसको दोनों ओर के लोग जिसको आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं अभी हम किसी के खेमे में जाएंगे नहीं। तो लेकिन ये कब तक बनी रहेगी मैं नहीं जानता, लेकिन ये स्थिति अगर बनी रहे जितनी ज़्यादा उतना ही अच्छा है। हम एक ही समय में 2018 में देखिए, 2018 में हम इजराइल को और फ़लस्तीन को दोनों को ये समझाने में सफल हुए कि हमारे एक दूसरे से रिलेशंस जो हैं वो डिहाइफिनेटेड है। इसी का परिणाम था कि जिस महीने नेतन्याहू यहाँ आए, उसी के अगले महीने महमूद अब्बास यहाँ। इसी तरह से रूस और अमेरिका को भी हम समझाने में सफल हो गए। तुर्की पे अमेरिका ने पाबंदी लगा दी S-400 लेने के लिए, इसके बावजूद कि तुर्की मेंबर था नेटो का, लेकिन हमारे ऊपर अभी पाबंदी नहीं लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमसे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देश का सवाल में आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।